प्रदेश में सत्ता की कमान संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए थे, जिसकी सफलता सूबे में साफ देखी जा सकती है। कभी कर्ज के बोझ से दबा किसान आज निरंतर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद चाहते हैं कि प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फसलों के उचित दाम तो मिले ही, साथ ही कृषि के क्षेत्र में निरंतर नई नई तकनीकों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल चाहते हैं कि किसानों को उनकी मेहनत का सम्मान भी मिलना चाहिए, ताकि देश का अन्न भंडार हमेशा भरा रहे। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने राज्य की मेहनती और होनहार किसानों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना शुरू की है, जिसकी वजह से किसानों की प्रगतिशीलता को निखारने और प्रोत्साहित करने में मदद मिल रही है। तो वहीं हरियाणा प्रदेश के किसान प्रगतिशील बनते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं हरियाणा प्रदेश के सिरसा जिले में, जहां एक महिला प्रगतिशील किसान वसुधा बंसल पिछले कई साल से बागवानी के तहत फलों और सब्जियों की खेती कर रही है। वसुधा बंसल जितनी कुशलता से खेत संभालती हैं, उतनी ही कुशलता से घर भी संभालती हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत से ही उनका रुझान खेती बाड़ी की तरफ था और शादी के बाद से भी उनके ससुराल में खेती की जाती थी, लेकिन उस वक्त परंपरागत खेती होती थी, जिसमें लागत ज्यादा और मुनाफा कम होता था, और जिसके बाद उन्होंने कुछ अलग करने की सोच के साथ बागवानी को अपनाया, जिसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। मेरे को शुरू से ही पेड़ पौधे या बागवानी में इंटरेस्ट था, और चांस की बात है कि शादी होके आई तो यहाँ पे हमारा मतलब मेरे ससुर का और हस्बैंड का काम यही था। पहले तो ये ठेके पे थी, तो मैं आती तो हमेशा इनके साथ थी, हफ्ते में 2 बार 3 बार। और फिर जो वो लोग पुरानी पद्धति से कर रहे थे, जिस और पढ़ते तो रहते ही थे क्योंकि इंटरेस्ट था, तो वो देख के एकदम अंदर से बहुत ख़राब लगता था कि ये लोग अपने आप में चेंज नहीं ला रहे हैं, जो भी ठेकेदार थे या जिनको भी हिस्से में देते थे। और इन लोग को भी ऐसे ही मोटिवेट कर देते थे कि बाबूजी इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो बस तब मैंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, जो कि घर के सब सदस्यों के साथ सपोर्ट से हुआ, और ठेकेदार धीरे से हमने हटा लिए 8-10 साल पहले, और फिर ये पूरा खुद संभाला। इसके लिए ट्रेनिंग के लिए मैं गुजरात की, कभी करनाल है, कभी लखनऊ है, नागपुर है, सिट्रस के लिए जाती रहती हूँ। और वो जो भी नई पद्धतियाँ हैं, नई वैरायटीज़ हैं और नए तरीके जो इरिगेशन के हैं या जो भी कल्टीवेशन के, उनको सीख के और फिर यहाँ पे अपनाया। वसुधा बंसल बताती हैं कि उन्होंने नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए नई नई फसलों की खेती करती रहती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आलू की कई वैरायटी अपने खेतों में लगाई हुई है, और जिसके लिए उन्होंने करनाल के आलू प्रौद्योगिकी केंद्र से ट्रेनिंग भी ली थी। वहां के कृषि वैज्ञानिक समय समय पर उनके खेतों का जायजा लेने भी आते रहते हैं, जिससे उन्हें काफी सहयोग मिलता है। तो अब जाके 5-6 साल में यहाँ पे चेंज आया, और नई जो फसल हैं, जो थोड़ी सी अलग हट के यहाँ पे आलू लगाए। आलू की बहुत सारी वैरायटीज़, करीब 10-12 वैरायटीज़ लगाते हैं। जो श्यामगढ़ पोटैटो रिसर्च सेंटर है अपना करनाल के पास, वहाँ से ट्रेनिंग लेके, बल्कि वहाँ से भी जो डॉक्टर्स वगैरह आके सब मेरे को समझाते हैं, सिखाते हैं। और ट्रिप्स में भी गए, गुजरात गए हम, वहाँ आलू का देखने, सारा बंगाल गए, इस तरीके से चेंज करा। इसके अलावा उन्होंने फलों का बाग भी लगाया है, जिसमें वे आम, अमरूद, नींबू और बेर की खेती करती हैं, तो साथ ही सब्जियों का भी उत्पादन करती हैं। दूसरा, अब जब ये बाग पुराना हो गया था, 60 साल पुराना, तो सब चीज़ हमें रेजोनेट करनी थी, तो नया बाग लगाया। धीरे धीरे 4-4 एकड़, 8-8 एकड़ निकाल के लगाते चले गए। ये सिर्फ 5 साल की ही सारी कहानी है, मतलब। और उससे तो उसमें सब यही सीख जब जाते हैं कि इंटरक्रॉपिंग करनी है और मल्चिंग करनी है,
सब्जियां लगानी है, जैसे आम लगाया, इधर की एरिया में कहीं आम नहीं लगाए। फिर 2020 में मेरे हस्बैंड ने आम ट्राई करे थे 10-15 लाके, तो वो सक्सेसफुल रहे। फिर हमने अभी 22 में फिर हमने करीब 2-2.5 एकड़ आम के पौधे भी लगाए। कौन कौन सी खेती करते हैं आप? और मैं करती हूँ इसमें मीठा नींबू, एक है हेल्थ के लिए होता है, ये मलेरिया वगैरह की दवाई बनती है, वो है। सिट्रस है, बेर है। और ओपन फील्ड में हम ज्वार करते हैं, मक्की करते हैं, आलू है। और खरबूजा, तरबूज में भी काफ़ी सालों से कर रहे हैं, तो उसमें भी अपना अच्छा स्पेशलिटी आ रही है सारी चीज़ें। प्रगतिशील किसान वसुधा बंसल ने बताया कि बागवानी के तहत मार्केटिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केटिंग भी खेती से जुड़ा एक अहम पहलू है। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे सब आसान हो जाता है। कितना मुश्किल है? जैसे परंपरागत खेती होती है, नरमा, कपास, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तो उससे ये कंपैरिजन कितनी मुश्किल खेती है? मैंने वो वाली तो इतनी करी नहीं है, तो फिर भी थोड़ा आपको बहुत अवेयर रहना पड़ता है कि अगर ये क्रॉप आपकी हो रही है तो उसकी मार्केटिंग तो आपकी एक मंडी में जाके हो जाती है। तो इसकी पूरा मार्केटिंग को भी पूरा फोकस करना पड़ता है कि जब क्रॉप लगाते हैं तभी मुझे मार्केटिंग का करना पड़ता है, नहीं तो आप कितना भी कल्टीवेट कर ले, अगर आपने मार्केटिंग को अपने काबू नहीं करा तो आप फेलियर हैं। तो डिफ़िकल्ट तो है, पर इतना भी नहीं है। अपने आप से ही सारे लोग साथ में जुड़ जाते हैं। जो मेरा स्टाफ है बहुत मुझे मतलब सपोर्ट करता है और आइडियाज़ भी देता है, कुछ उनके दिमाग में आता है। और थोड़ी हार्वेस्टिंग में और सब चीज़ों में प्रॉब्लम उसके कंपैरिजन में काफ़ी आती है, पर फिर भी इतनी नहीं। अब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो अब बिल्कुल भी नहीं, अब स्मूथ चल रहा है सिस्टम। वहीं उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके बाग में अमरूद और बेर की फसल का उत्पादन हो रहा है और अमरूद के लिए उन्होंने व्यापारी को ठेका दिया हुआ है, तो इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट से भी बात चल रही है। तो ये फ्रूट की जो क्रॉप है आपकी, ये इसको बेचते कहाँ पे हैं? क्या लोकल मार्केट है यहाँ की? अभी तो मेरा सिर्फ अमरूद और बेर ही हार्वेस्ट हो रहा है, तो अमरूद के लिए मैंने अभी यहाँ पे ठेका दिया हुआ है। वैसे बात चल रही है मेरी इसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो सब कुछ अभी ट्रायल्स वगैरह और सैम्पलिंग होनी है, तो फिर उसके बाद मैं यही चाहती हूँ कि मैं इसको जहाँ पे प्रोसेसिंग में डायरेक्ट भेजूँ या फिर अच्छी, क्योंकि अमरूद क्रॉप जो है थोड़ी पेरिशेबल है। हम उसको बहुत दूर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, डिस्टेंस नहीं कर सकते, तो आसपास ही हमें 100-200 किलोमीटर के दायरे में ही उसका वो कंज्यूमर ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे। वसुधा बंसल ने जानकारी देते हुए कहा कि बागवानी की फसलों का ख्याल कैसे रखना पड़ता है। जैसे दूसरी फसलें देखी जाती हैं, हमेशा किसान परेशान रहते हैं, बेमौसमी बारिश होगी या कोई पेस्टिसाइड नकली आ गई या कुछ और दिक्कत आ गई, तो उस वजह से उनकी फसल है जो वो खराब हो जाती है। क्या आप जो ये फ्रूट की जो खेती कर रहे हैं, क्या इसमें भी वही स्थिति रहती है? स्थिति तो रहती है, पर उसके लिए प्रिकॉशनरी आपने अगर बेमौसमी बारिश आई तो हमने अगर उसको फ्लडिंग ही नहीं करी तो वो बेमौसमी बारिश हमें नुकसान नहीं करेगी। और अगर ज़्यादा गर्मी पड़ी या टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, जैसे कि पिछले साल 47-48 हुआ, अगर हम उसमें मल्चिंग कर रहे हैं तो हीट अंदर पेंट्रेट नहीं करेगी आपकी रूट्स में या प्लांट्स को अंदर नुकसान नहीं देगी। तो ये ही है कि इसको खेती शायद अमरूद और किन्नू की ही है, पर उसका तरीका हमने बदल लिया है थोड़ा सा। तो और साथ में जो इंटरक्रॉपिंग लगाते हैं, तो जिससे जैसे चना लगाया है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, ठीक है। तो चना जब हमारा कट जाएगा और फिर जो उसका झाड़ होएगा और उसमें मल्च हो जाएगा, तो आपके पौधों को भी मिलेगा उस केमिकल्स, नेचुरली केमिकल्स मिलेंगे, जो कि आपका पोषण उसका बढ़ेगा। दूसरी बात ये कि चना आपका लगा हुआ है तो आपकी
दोनों तरफ आपके पौधे हैं, पेड़ हैं, तो उनकी रूट्स भी मतलब सब चीज़ आपस में एकदम कॉम्पैक्ट रहता है, जिससे कि कोई आंधी चली या तूफान चला, उन सब चीज़ का फर्क पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे किसानों से अपील करते हुए कहा कि परंपरागत खेती को त्याग कर किसान बागवानी को अपनाएं और केमिकल का इस्तेमाल भी कम से कम करें, जिससे जमीन का स्वास्थ्य और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। किसानों को क्या आप मोटिवेट कर रही हैं कि इस तरह की खेती वो भी करें? बिल्कुल, मैं तो यही चाहूँगी कि करें किसान भी, और जिससे हमारी सॉइल जो है उसका बेटरमेंट होए और केमिकल कम से कम यूज़ हो। और मुनाफे में मैं नहीं कहती हूँ कि इस वाली खेती में हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। हो सकता है कि 5 साल बाद इसके इफ़ेक्ट्स आने शुरू होंगे। अभी तो हमें वही लेवल है, कभी-कभी हमें डाउन भी जाना पड़ता है। पर हमारी इससे सारा एनवायरनमेंट, सारी मिट्टी और जो अंदर पानी, सब कुछ बेटर हो रहा है। और उससे हमें माने ह्यूमन बीइंग की हेल्थ के लिए भी उससे फ़र्क पड़ता है कि अगर आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पोषण लेते हैं, तो आपकी फिर हेल्थ इश्यूज़ इतने नहीं आते हैं। तो मुनाफे की तरफ मैं अभी आपको नहीं बोल सकती हूँ, कभी हो जाता है उससे भी ज़्यादा और कभी नहीं भी होता है। मार्केट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब डील करता है, पर फिर भी बाकी सब चीज़ें उससे बेटर हो रही हैं। प्रगतिशील किसान वसुधा बंसल ने खुद के प्रयासों से अपने खेत में केंचुए की खाद भी तैयार की है। इसके अलावा गोबर और गौमूत्र से बनी खाद का इस्तेमाल भी वे अपने खेतों और बाग में करती हैं। हाल ही में जैविक खेती के लिए उन्हें सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिला है। प्रगतिशील किसान वसुधा बंसल के पति अरविंद बंसल ने बताया कि हरियाणा सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, इसलिए सभी किसान भाइयों को जैविक खेती की ओर रुख करना चाहिए। जैविक खेती का जो सरकार ने भी बीड़ा उठाया हुआ है, और उस बीड़ा उठाने के बाद से हम मोटिवेट भी हुए और हमने इस बात को समझा कि हम आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को एक हेल्दी सॉइल देने की ज़्यादा हमें ज़रूरत है, ताकि वो आगे ना कि हमें रेगिस्तान देने की ज़रूरत है। और उसकी तरफ बढ़ते हुए हमने जो प्रयोग किए, सरकार के वैज्ञानिक इसमें शोध करते रहते हैं। मेरी वाइफ लगातार उनके संपर्क में रहती हैं, सेमिनार्स भी अटेंड करती हैं, वेबिनार भी अटेंड करती हैं, और सरकार को मैं इस सारे प्रयत्न के लिए बहुत हमारा प्रोत्साहन कर रही हैं। सरकार को बहुत मैं इसमें अपनी तरफ से बधाई के पात्र हैं वो, कि जो उन्होंने वाटर कंजर्वेशन, सॉइल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए जो बीड़ा उठाया हुआ है, और हमें इसके प्रयोग मिल रहा है, इसके हमें जो है परिणाम मिल रहे हैं। प्रगतिशील किसान अरविंद बंसल ने कहा कि अगर जमीन को उपजाऊ बनाए रखना है तो जैविक खेती को अपनाना होगा। अभी हम मल्चिंग कर रहे हैं, पराली जो अपने खेत की धान की पराली थी उसी से हमने बाग में मल्चिंग की है, और मल्चिंग के हमें बहुत अच्छे इफ़ेक्ट मिल रहे हैं। सर्दी से पौधों का बचाव हो रहा है, नीचे माइक्रोब्स और केंचुए पैदा हो रहे हैं, और जिनको उनका जो एक्सक्रीटा होता है केंचुओं का, वही खाद में तब्दील होके और जो है इसको पौधे को जो है नेचुरली वो जो है सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस दिशा में बढ़ना चाहिए, चाहे हमें इमीडिएट मॉनेटरी बेनिफिट्स थोड़े कम भी हो रहे हों, लेकिन हमें आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी सॉइल को बचाना है, उपजाऊ उसकी शक्ति को बनाए रखना है। वाटर कंजर्वेशन में हरियाणा सरकार ने बहुत बीड़ा उठा रखा है, मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से स्कीम भी चला रखी है, तो उसके परिणाम भी आ रहे हैं, और सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वो अपने पड़ोसी किसान भाइयों को समय समय पर खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी देते रहते हैं। आसपास के जितने हमारे किसान भाई हैं, मेरे पड़ोसी हैं, उन सबको भी हम समय समय पर जो वैज्ञानिक हमारे खेत में आते हैं, तो उनको हम बुलाकर उनके साथ उनका
इंटरेक्शन करवाते हैं और हम उनको प्रेरित भी करते हैं कि आप इमीडिएट मॉनेटरी बेनिफिट को थोड़ा सा ना ध्यान करें और सॉइल हेल्थ की तरफ, वाटर सेविंग की तरफ और केमिकल का मिनिमम यूज़ करने की तरफ बढ़ें, ताकि आने वाले समय में हम जो है अपनी उपजाऊ भूमि को बचा पाएँ और वाटर को भी कंजर्व कर पाएँ। तो इसी दिशा में ये सब काम हो रहा है और हमें इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। प्रगतिशील किसान अरविंद बंसल ने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को केमिकल फ्री फल और सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए, जिसके लिए हरियाणा सरकार काफी सहयोग भी करती है। और मैं ऐसा चाहूँगा सभी फार्मर इस पद्धति को अपनाएं धीरे धीरे। मैं इमीडिएट केमिकल के स्टॉपेज के हक में नहीं हूँ, किसी कारण कोई खाद्यान्न का संकट ना पैदा हो जाए, लेकिन इस दिशा में बढ़ते रहना है ताकि हमें केमिकल का मिनिमम यूज़ ज़रूर करना है और धीरे धीरे जैसा सरकार के सहयोग से, साइंटिस्ट वैज्ञानिक के सहयोग से हम इसको, हो सकता है कि आने वाले समय में केमिकल की हमें ज़रूरत ना पड़े। तो मेरा सभी किसान भाइयों से, मेरे पड़ोसी से और से हरियाणा प्रांत के किसान भाइयों से, सभी से ये आग्रह है कि नेचुरल खेती की तरफ जो है वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, जैविक खेती की तरफ बढ़ें, ताकि जो है हम आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी सॉइल को बचा सकें। और जैसा मैम ने बताया, अमरूद जो है हम बहुत लंबा ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। किन्नू ज़रूर बहुत कामयाब है। किन्नू हमारे साउथ इंडिया में यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके जाता है, उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत है। किन्नू का 15 दिन 20 दिन तक भी कुछ नहीं बिगड़ता है। तो किन्नू हमारा सरकार का जोर है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो एक्सपोर्ट किया जाए, वहाँ एक्सपोर्ट हो भी रहा है, लेकिन वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम वही केमिकल की आती है। तो इसीलिए जो मेरा फिर आग्रह है कि केमिकल का हम यूज़ मिनिमम करें, चाहे फ्रूट्स हों चाहे क्रॉप्स हों, ताकि हमें विदेशों में जो है एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत किसी का सामना ना करना पड़े। वहीं प्रगतिशील किसान वसुधा बंसल से प्रेरित होकर उनके पड़ोसी किसानों ऋषम सिंह और हरनेक सिंह ने भी बागवानी और आधुनिक खेती को अपनाया, जिसके तहत वे भी सब्जियों और फलों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है, क्योंकि वो पहले परंपरागत खेती करते थे जिसमें मुनाफा काफी कम होता था। खेती पहले तो परंपरागत करते जी, अब हमने ये अरविंद बांसल जी से देख के कुछ आलू सरसों की खेती करने लगे हैं। तो क्या वजह क्या है, आप खेती का ट्रेंड आपने चेंज क्यों किया? देखो, जो कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए जी। जो खेती एक ही धान है और गेहूँ करेंगे तो उसमें जी हमें जो ज़मीन है वो बंजर होती जाती है, पानी की लागती जाता है। अगर हम ये चेंजिंग लाएंगे, कुछ अदल बदल खेती करेंगे तो उसमें इनकम भी ज़्यादा है और खेती में सुधार है, पानी कम लगता है। जैसे सरसों में एक ही पानी में सरसों पक जाती है। आलू है, आलू खेती जो है ज़मीन बहुत बढ़िया बन जाती है आलू से। आपके पड़ोसी जो किसान हैं अरविंद बांसल जी, वो भी अब परंपरागत खेती को छोड़कर फ्रूट की खेती करते हैं, बेनिफिट बता रहे हैं उसमें से। देखो जी, हमारे पास तो थोड़ा रकबा थोड़ा है जी, उस हिसाब से हम खेती करते हैं। तो क्या आप भी वो फ्रूट की खेती करेंगे? हाँ, देखो कोई सहूलत दे रही है सरकार, आगे से सोचेंगे थोड़ा सा। बेनिफिट है फ्रूट की खेती? फ्रूट की खेती में बेनिफिट तो है ही। कितना बेनिफिट है जो फ्रूट की खेती है दूसरी खेती के मुकाबले? देखो जी, इसमें तो वो जैसे कि अपने तेला लग गया, जो चीज़ लगी और फसल का झाड़ कम हो गया, इसमें वो नहीं है जी। इसमें सब कुछ सही चलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का ही असर है कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए नई नई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है और योजनाओं के बेहतर परिणाम धरातल पर नजर आ रहे हैं। इन्हीं योजनाओं की वजह से प्रदेश के मेहनती किसान कृषि क्षेत्र में ऊंचाइयों को हासिल कर रहे हैं।